नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका करेक्टर जी पर। आज है 26 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में किन दो देशों के बीच कोंकण अभ्यास संपन्न हुआ है। ऑप्शंस हैं भारत ब्रिटेन, भारत अमेरिका, भारत अफ्रीका या फिर भारत और जापान। तो आंसर है भारत और ब्रिटेन। भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच कोंकण अभ्यास संपन्न हुआ है। भारतीय नौसेना या फिर क्या कहते हैं इंडियन नेवी, और यूनाइटेड किंगडम की जो नौसेना होती है उसे कहते हैं रॉयल नेवी। इनके बीच कोंकण अभ्यास संपन्न हुआ है। यह द्विपक्षीय मतलब बायलैटरल दो देशों के बीच समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ। अरब सागर कोंकण तट पर संपन्न हुआ। अरब सागर कोंकण तट पर किस किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया। तो एक है INS त्रिशूल और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत HMS लैंकेस्टर, इसने हिस्सा लिया। उद्देश्य क्या है। वही है एक दूसरे के अनुभवों से पारस्परिक लाभ प्राप्त करना और दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करना, ये इस अभ्यास का उद्देश्य है। तो भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी के बीच कोंकण अभ्यास संपन्न हुआ। अरब सागर कोंकण तट पर हुआ। INS त्रिशूल था इसमें और HMS लैंकेस्टर, इन दोनों ने भाग लिया था। बात करें अगर कोंकण अभ्यास की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। और भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य और कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो एक है इंद्रधनुष जो कि वायुसैन्य अभ्यास है, दोनों देशों की वायुसेना के बीच होता है। एक है कोंकण जो कि नौसेना के बीच होता है दोनों देशों के, ये हम देख ही रहे थे। और एक होता है अजय वॉरियर जो कि दोनों देशों के मिलिट्री थल सेना के बीच होता है। देखिए इंद्रधनुष जो है ये है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। अगर मैं सिर्फ इंद्र कहूँ तो ये भारत और रशिया के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शंस हैं गांधीनगर, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता। तो आंसर है वाराणसी। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया है। वन वर्ल्ड टीबी समिट को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संबोधित किया गया। कहाँ किया गया। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संबोधित किया गया। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वैसे लास्ट ईयर ही इनॉग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था उसका। वन वर्ल्ड टीबी समिट स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संगठन के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें तो वन वर्ल्ड टीबी समिट, टीबी मतलब क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्षय रोग जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसी को रोकने के लिए, उसके नियंत्रण के लिए, उसी के लिए ये किया जाता है। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किनके द्वारा किया गया लिखा है। संबोधन तो किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कहाँ पर। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। और किसके द्वारा आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संगठन, इसके द्वारा मिलकर आयोजित किया गया। अगर बात की जाए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संगठन की, तो ये 2001 में स्थापित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होस्ट किया गया संगठन है जो टीबी से प्रभावित लोगों, समुदायों और देशों की आवाज़ को बढ़ाता है। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक हम लोगों को टीबी मुक्त बनना है। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य है 2025 तक। तो ये हम लोग को ये वाला भी याद रखना 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है। ऑप्शंस हैं श्रीलंका, सेशल्स, मोज़ाम्बिक, बांग्लादेश। तो आंसर है बांग्लादेश। ये हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। बांग्लादेश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है। अब देखिए जहाँ चीन का नाम आया वहाँ भारत के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब उसके बाद बांग्लादेश का यह सबमरीन बेस, पनडुब्बी बेस कहाँ स्थापित किया गया है। कॉक्स बाज़ार के पेकुआ, ये प्लेस है कॉक्स बाज़ार के पेकुआ में स्थापित किया गया है। इस बेस का नाम क्या है, शेख हसीना के ऊपर रख दिया गया है, BNS शेख हसीना, BNS शेख हसीना। निर्माण की लागत कितनी थी, 1.21 अरब डॉलर, 1.21 अरब डॉलर की लागत आई। क्षमता कितनी है इसकी, 6 पनडुब्बी और 8 युद्धपोतों की निगरानी कर सकता है ये पनडुब्बी बेस, 6 पनडुब्बी और 8 युद्धपोत की निगरानी कर सकता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू कर लिया है। तो एक तरीके से भारत की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि चीन मदद कर करके दूसरे देशों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये भारत के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है ये चीज़ें।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अरुधरा क्या है? अरुधरा क्या है? ऑप्शंस हैं, क्या यह एक सैनिक अभियान है, या भारतीय सबमरीन बेस है, या फिर मध्यम शक्ति रडार है, या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल है? तो इसका आंसर है मध्यम शक्ति रडार। ये है अरुधरा, ये देखिए ये रडार है, ठीक है। अरुधरा एक मध्यम शक्ति रडार है। अरुधरा के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ अनुबंध किया है, किसके साथ डील की है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 3700 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, 2 डील साइन किए। पहला ये है अरुधरा और दूसरा है 129 DR 118, ये भी एक अनुबंध किया है 129 DR 118। और एक जो इंपॉर्टेंट हम लोग को याद रखना है वो है अरुधरा। अरुधरा एक मध्यम शक्ति रडार है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। अगला प्रश्न क्या है, किस मंत्रालय ने DG क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है? DG क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो आंसर है कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा DG क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने बीमाकृत किसानों के दावों के त्वरित वितरण के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के तहत एक DG क्लेम प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। मतलब क्या है कि एक योजना बीच में आई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके तहत अगर किसानों को कोई परेशानी है, उनके तहत कोई दावों का वितरण करना है, निपटान करना है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिकली DG क्लेम के थ्रू हल कर दिया जाएगा। मतलब जहां पहले बहुत विलंब लगता था, तो उसे अब इलेक्ट्रॉनिकली DG क्लेम के थ्रू जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। मॉड्यूल के तहत दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होगा, जिससे 6 राज्यों के किसानों को लाभ होगा। 6 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, ये 6 राज्य हैं। देखिए मतलब नाम में ही है DG क्लेम, मतलब डिजिटली क्लेम करना। क्लेम करना मतलब एक तरीके से उस पर शिकायत करना एक तरीके से। तो मतलब जब किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम किया जाएगा उनके द्वारा किसी भी चीज़ को, तो फिर उन क्लेम किए हुए दावों को आसानी से निपटान किया जा सकता है, उनका इलेक्ट्रॉनिकली निपटान किया जा सकता है। उसी के लिए ये DG क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन सा देश बना है? हाल ही में आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली कौन सा देश है जो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश बन चुका है? ऑप्शन है मिस्र, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो आंसर है मिस्र। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक तौर पर सदस्य देश बन गया है। दिसंबर 2021 में घोषणा कर दी गई थी कि मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश बनेगा और अब मिस्र आधिकारिक तौर पर सदस्य देश बन चुका है। अगर बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि कौन कौन से सदस्य देशों का संगठन है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं, इनका ये संगठन है। अब ब्रिक्स जो है इसकी मतलब इस संगठन की संकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो ये ब्रिक्स जो है ये जिम ओनील नाम के व्यक्ति थे, जिम ओनील, इनकी संकल्पना है ब्रिक्स कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना का एक ऐसा संगठन बनना चाहिए। तो इसकी ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक पहले तो सबसे पहले BRIC ब्रिक था, साउथ अफ्रीका क्योंकि बाद में ऐड हुआ, तो ब्रिक की स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? शंघाई, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। पहली बैठक हुई इसकी 2009 में रूस में, 2009 में इसकी पहली बैठक हुई और 2010 में फिर इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया, साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। बात की जाए अगर NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। कहाँ हुई थी? तो ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा स्थान पर, फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन भी कहते हैं, ब्राज़ील के फोर्टालेज़ा में 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चीन में। अब आज की अंतिम चर्चा कर लेते हैं एक मुद्दे पर, जो आप लोगों को पता होगा कि राहुल गांधी जी जो हैं उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो वो किस अधिनियम के तहत हुई है और किस अनुच्छेद के तहत हुई है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा। ये एकदम रीसेंट टॉपिक है तो फिर इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए हाल ही में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता, जो ये वायनाड से सदस्य हैं,
मतलब वायनाड से सदस्य थे, लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ये केरल के वायनाड सीट से सदस्य थे, अब इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो देखिए, तो पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जब 2019 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो उस समय पे राहुल गांधी जी ने एक बयान दे दिया था कि सारे लोग जिनके सरनेम मोदी होते हैं वो चोर होते हैं। जैसे नीरव मोदी हैं, उनके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लिया था। तो उससे फिर क्या हुआ था, जो उस समय लोकसभा तो उस समय एक जो सांसद थे पूर्णेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और सूरत हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा तथा 15,000 रुपये का जुर्माना, इस तरीके का उनके ऊपर एक्शन लिया गया, इस तरीके का उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अब बात क्या हुई कि देखिए यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, इसी से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता, जो वो केरल के वायनाड सीट से सदस्य थे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द हो गई है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मतलब कि RPA एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसके तहत सदस्यता रद्द हो गई है। अब क्यों सदस्यता रद्द हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है इस एक्ट में, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि किसी सांसद को 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, तो यहाँ से उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई इस एक्ट का यूज़ करते हुए। और इसमें और क्या प्रावधान है कि वह सदस्य अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब जैसे उनको 2 साल तक की उनकी सज़ा को घोषणा की गई, उनको 2 साल तक की सज़ा की घोषणा की गई, तो मतलब 2023 में घोषणा की गई है, तो वो 2025 तक मान लेते हैं कि वो उनको सज़ा हुई, तो 2025 + 6 2031 तक फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रावधान है। तो देखिए यहाँ पर सज़ा होगी, फिर ज़मानत हो गया, वो सब तो देखिए अलग मैटर है, पर अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से अधिनियम है, तो वो हम लोग को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये सब प्रावधान है कि 2 साल या फिर 2 साल से अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो फिर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसीलिए राहुल गांधी जी की, क्योंकि उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, तो राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई। और उसके बाद एक अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 के तहत क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है, संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रावधान उसमें भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्या है, लाभ का पद धारण किया हो सांसद सदस्य, दिवालिया घोषित हो गया हो, मानसिक रूप से बीमार हो, और ये लास्ट पॉइंट जो है ये हम लोगों के काम का है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कि यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि, संसद द्वारा बनाई गई विधि कौन सी है, RPA एक्ट 1951, उसके द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तब ये बात अनुच्छेद 102 में भी लिखी हुई है। तो इन दोनों के द्वारा अयोग्य घोषित हो गए हैं, मतलब अनुच्छेद 102 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इन दोनों के तहत राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। तो ये दोनों हम लोग को याद रखना है। चलिए अब लास्ट क्लास का रिवाइज़ कर लेते हैं लास्ट क्लास को। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित कर दिया है, तो आंसर है राजस्थान। पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पर बनेगा, आंसर है कोलकाता। हाल ही में एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 किसके द्वारा जीती गई, पंकज आडवाणी। हाल ही में एबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, लुई कैफ्रेली। कॉल बिफोर योर डिक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री मोदी। किस राज्य में पर्यावरण हेतु मिशन लाइफस्टाइल लॉन्च किया गया, असम। भारतीय नौसेना में मोस्ट साइलेंट शिप शामिल हुई है, इस शिप का नाम क्या है, INS एंड्रोथ। विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया, 23 मार्च। ओके, थैंक यू, ये थी आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।